वो हार्मोन्स में इंसुलिन का है। इंसुलिन को अगर आप देखें, ये एक बहुत कॉमन वर्ड है, अक्सर आप सुनते हैं कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं डॉक्टर कहते हैं कि इनको इंसुलिन लगाएं। क्या लगाएं? इंसुलिन। तो भाई आप डायबिटीज़ को इंसुलिन क्यों लगाते हैं? ताकि उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो कम होगा या ज़्यादा होगा? भाई अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को हम इंसुलिन किस लिए लगाते हैं? ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए? तो डेफिनेटली ये होता है कि उसको ग्लूकोज को कम करने के लिए, ठीक है ना। डायबिटीज़ मेलाइटिस में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ओके, तो रूटीन में भी अगर हमारे जिस्म में ग्लूकोज का क्वांटिटी बढ़ जाए तो उसको कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम पहले कह चुके हैं कि ये एक हार्मोन है और ये कौन पैदा करता है? ये हमारे पास एक क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज में दो तरह के पोर्शन है, एक सेल होते हैं, ग्लैंड्स हैं, एक एंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ 1% और मोस्टली जो होता है वो एक्सोक्राइन में होता है। और एंडोक्राइन में भी सेल है, अल्फा और बीटा और डेल्टा सेल है। इसे कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंसुलिन एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है किससे भला? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेंक्रियाज। ओके, और वो कौन सा सेल पैदा करते हैं? बीटा सेल पैदा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि नेचर, हमने पहले कहा था कि इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है। तो हमने ये कहा था कि जिसमें 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन होती हैं और जिनसे 100 से कम अमाइनो एसिड्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो इंसुलिन बहरहाल इसके अंदर अमाइनो एसिड तो 51 है, लेकिन हम इसको कहते हैं कि ये भी एक प्रोटीन ही है। तो इसलिए इसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, स्मॉल प्रोटीन। इंसुलिन इज ए स्मॉल प्रोटीन। केमिकल नेचर क्या है? ये स्मॉल प्रोटीन है और इसके अंदर अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है? 51 अमाइनो एसिड्स हैं। और ये प्रोड्यूस कौन करता है? ये करता है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये प्रोड्यूस करता है। तो फिर देखिए इंट्रोडक्शन। इंसुलिन इज ए स्मॉल प्रोटीन which acts to lower the glucose level। ये ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देखो तीन बातें कही हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन एक स्मॉल प्रोटीन है। इंसुलिन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 51 है। इंसुलिन कौन पैदा करता है? बीटा सेल कहता है। इंसुलिन करता क्या है? इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और प्रोड्यूस कौन करता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। याद हो गया? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसको प्रोड्यूस करता है। क्लियर? आपको याद हो गया बेटा या नहीं हुआ? अच्छा, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट हमने ये पढ़ना है कि इंसुलिन ग्लूकोज की मकदार को कम करता है। देखिए किसी भी चीज़ की मकदार को कम कैसे किया जा सकता है? एक तो उसकी प्रोडक्शन को रोक दें कि ब्लड में ग्लूकोज इंटर ही ना हो, एक बात होगी। नंबर 2, उसको आप मेटाबोलाइज कर दें, दो बात हो गई। नंबर चीज़ ये है कि उस ग्लूकोज को आप किसी और शक्ल में तब्दील कर लें, उसे प्रोटीन में तब्दील कर दें, उसको फैट में कन्वर्ट कर दें। क्लियर? और ग्लूकोज को देखिए, जिस ग्लूकोज को अगर हम प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो प्रोटीन को हम ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्लूकोज को अगर हम फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फैट को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
और अगर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने ग्लूकोज को कम करना है, ग्लूकोज को कम करना है। देखिए ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज के लेवल को हमने कम करना है। हमने कहा कि हम ग्लूकोज से क्या बना सकते हैं, ग्लाइकोजिन, इसे कहते हैं ग्लाइकोजिनसिस। और ग्लाइकोजिन से हम क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज, इसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, तो समझ आ गई ना। अच्छा, हम इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोटीन अपना, और प्रोटीन को हम ना किस में फिर दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और इसी तरह हम ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फैट्स में, और फैट्स को दोबारा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज में। ओके, और दूसरा ये होता है कि ग्लूकोज को हम मेटाबोलाइज कर दें, क्या कर दें, हाँ, इसे कन्वर्ट कर दें एसिटाइल को ए में, और एसिटाइल को ए किस में जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में, और सिट्रिक एसिड साइकिल में जाकर वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाए। इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अच्छा, फिर इसी तरह जब अमाइनो एसिड्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे हैं, इनकी एंट्री को ग्लूकोज में, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देंगे हैं, और जब प्रोटीन अमाइनो एसिड में बनेगी और अमाइनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इस अमल को रोक देंगे, इस अमल को रोक देंगे। ग्लूकोज से फिर एसिटाइल कोए बनाएंगे, और एसिटाइल कोए से क्या बनाएंगे, फैटी एसिड बनाएंगे, और फैटी एसिड से क्या बनेगा, लिपिड्स बनेगा। तो दोबारा भी तो फैटी एसिड से एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन से ग्लूकोज बन सकता है ना, है। तो इस अमल को रोक देंगे, इस अमल को ज़्यादा कर देंगे, ग्लाइकोजिन वाले अमल को इंक्रीज कर देंगे, ग्लाइकोजिन बनने के अमल को इंक्रीज कर देंगे, और ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बनने के अमल को कम कर देंगे, क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। और इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज ब्लड में जाता है, तो इसको इनहिबिट कर देंगे, क्या कर देंगे, सबसे पहले इनहिबिशन करेंगे, फिर इसकी ऑक्सीडेशन को बढ़ा देंगे। ऑक्सीडेशन के तहत क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लाइकोजिन में, जिसम कर देगा, और ग्लाइकोजिन की स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगी तो ग्लूकोज का लेवल क्या जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ग्लाइकोजिन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगा, है, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो उससे क्या होगा, हाँ, तो अमल उससे, ठीक है, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा नहीं। इसी तरह फैटी एसिड को ग्लूकोज में तब्दील नहीं होने देगा, जिसमें क्या बना देगा, फैट बना देगा। अब आपके सामने ज़्यादा है, अब मुझे बताओ, इंसुलिन की वजह से फैट की मकदार बढ़ेगी या कम होगी, हाँ, फैट की मकदार बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम होगी तो ग्लूकोज बन जाएगी। तो फिर हमने तो ग्लूकोज को कम करना है, तो क्या बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ जाएगी। फैट के बढ़ने से ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। ओके, इसी तरह अमाइनो एसिड की जो है वो एंट्री सेल के अंदर ये बढ़ा देता है, और उससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन दोबारा अमाइनो एसिड में नहीं बनेगा, और अमाइनो एसिड दोबारा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट में नहीं बनेगी, ठीक है। तो प्रोटीन, बंदा मस्कुलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बंदे की ग्रोथ बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो भी डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसको क्या होता है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। डायबिटीज़ के पेशेंट में इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इंसुलिन की कमी होने की वजह से कि सबसे पहले उसका पेट अंदर चला जाता है, वज़न तेज़ी से कम होता है, मसल कम होने शुरू हो जाते हैं, और तो ये
नहीं समझे? आगे कि नहीं आगे? तो ये आपका इस तरह है। तो हमने देखिए, मैंने जब भी कहा था कि जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो 3 लफ्ज़ का जिक्र लाजमी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जिक्र करते हैं, प्रोटीन का जिक्र करते हैं और फैट का जिक्र करते हैं। जब हम इंसुलिन की बात करेंगे तो हमने इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन में हमने कहा ये पेंक्रियाज में बीटा सेल ऑफ आइट्स ऑफ लैंगरहैंस बनाते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकोज का लेवल को कम करते हैं। तो ये किस किस पे इफेक्ट करता है? ये कार्बोहाइड्रेट पे इफेक्ट करता है। ये किस पे इफेक्ट करता है? प्रोटीन पे इफेक्ट करता है। इसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? आपके फैट पे होगा। इसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? आपकी ग्रोथ पे होगा। अब इसलिए तरतीब ये याद करना मुश्किल है कि क्या होगा? इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अपना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट और इफेक्ट ऑफ ऑन द ग्रोथ तो हमने पहले बता दिया कि ग्रोथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यही कहा था ना, या नहीं कहा था? अच्छा, फिर इसके बाद आपने करना है मेटाबॉलिज्म, जिसकी बोला इफेक्ट ऑफ ऑन द कार्बोहाइड्रेट। मैंने क्या कहा था? यदि कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो इंटेस्टाइन में ग्लूकोज बनेगी। डाइजेशन के बाद ग्लूकोज किधर चला जाएगा? ब्लड में। तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, लेकिन इंसुलिन नहीं चाहेगा कि ग्लूकोज बढ़े, तो इसकी एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। अच्छा, फिर जितना ग्लूकोज पहुंच गया, इंसुलिन चाहता है कि मैं इस ग्लूकोज को फटाफट यूटिलाइज कर दूँ। वो क्या करेगा? इस सेल के अंदर ग्लूकोज के अंदर फौरन ले के जाएगा। वहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल है माइटोकॉन्ड्रिया में। उस ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होगी किसमें? भला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में वो हो जाएगा। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और एनर्जी में कन्वर्ट हो तो मेटाबॉलिज्म होगी, तो ग्लूकोज कम हो जाएगा। अब देख, अब एक इसका मतलब मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑक्सीसमल के कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो मैं ये अमल करूँगा? नहीं करूँगा ना। तो मैं क्या करूँगा? तो मैं सीधा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दूंगा, और ग्लाइकोजन किधर चला जाएगा? लीवर में स्टोर हो जाएगा। जब जरूरत होगी तो ये इस तरह ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। अब लीवर भी फुल हो चुका, मसल भी फुल हो चुके, ग्लाइकोजन वहाँ नहीं है, तो वो क्या करेगा? अब वो जो फैट एडिपोज टिश्यूज ये होते हैं, ठीक है, तो वो किस में? एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा। पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? एसिटाइल को ए में, एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एसिटाइल को ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड में। फैटी एसिड किस में चला हो जाएगा? फैट में। तो इंसान क्या हो जाएगा? फैटी हो जाएगा। क्लियर? चले हम पहले पढ़ लेते हैं इंसुलिन पे। इन इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नंबर 1, इट इंक्रीजेज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल, और वहाँ पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। एंड द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेट डिफ्यूजन के लिए, देखिए फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन की वजह से ये इसके अंदर चला गया। डिफ्यूजन का स्पेशली इन द किस सेल में? मसल में और एडिपोज टिश्यू में। देखिए सेल के अंदर ऑक्सीजन, शुगर, ग्लूकोज उस वक्त तक नहीं जा सकती जब तक इंसुलिन ना हो। लेकिन 2 जगह के सेल हैं जहाँ अगर इंसुलिन हो या ना हो ग्लूकोज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो एक है ब्लड सेल, क्या है? रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक, ये भी तो सेल है, यहाँ पे इंसुलिन की जरूरत नहीं। ब्रेन है, ब्रेन में भी तो सेल है, तो ब्रेन के सेलों को भी इंसुलिन की जरूरत नहीं है। ये धड़ाधड़ विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ये ग्लूकोज को अंदर ले जाते हैं। और कौन से सेल हैं जिनमें ग्लूकोज इंसुलिन लेके जाता है? वो है एक मसल सेल्स हैं,
और दूसरा कौन से है, मसल सेल्स हैं, एडिपोज सेल है। एडिपोज सेल कहाँ होते हैं, जहाँ पे चर्बी इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पे जो जहाँ पे फैट पाई जाती है ना, वो एडिपोज टिश्यूज होते हैं। तो एडिपोज टिश्यूज में ये लीकेज जाती है, तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए एडिपोज टिश्यू, द हार्ट स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस बाय एक्टिवेशन ऑफ, ये किस संबंध से, ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज एक एंजाइम है, उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो डिफिजन का अमल तेज हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड इंसुलिन डज नॉट फैसिलिटेट ग्लूकोज एंट्री इनटू द ब्रेन एंड आरबीसी सेल। तो यानी कि ये आरबीसी और पे कोई फैसिलिटेशन नहीं करती, वो खुद ब खुद चली जाती है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, फिर इट इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी। तो ये वाला पॉइंट, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, और इसके नतीजे में क्या पैदा होता है, एनर्जी। तो ये एनर्जी, अब मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्या करता है, इट इंक्रीजेज द ग्लाइकोजन स्टोरेज। ये देखिए मैंने पहले बताया था, ये ग्लाइकोजन में, ये लीवर है ना, ये लीवर है, तो ये ग्लाइकोजन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम होगा। फिर इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द स्टोर्ड फैट, इनटू द फैट। ये फैट में इसको कन्वर्ट करता है, प्रोटीन में नहीं, फैट्स में कन्वर्ट करता है इन द एडिपोज टिश्यू, इन द एडिपोज टिश्यू। मेरे बच्चे समझ आएगी नहीं। तीन तरीके हैं, अब एक तरीका जो मैंने बताया था वो नहीं बताया इसमें। एडिपोज टिश्यू इसलिए जिससे भी डायबिटीज़ होती है उसका पहले वजन कम होता है, उसका पेट, चर्बी वाली चीज़ें कम हो जाती हैं, इसके अंदर ये यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाती है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन भी बढ़ जाती है, और फॉर्मेशन ऑफ फैट इन द एडिपोज टिश्यू को भी बढ़ जाती है। फिर दूसरा कहता है कि इफेक्ट ऑन द अपना ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना। अब देखिए आपके पास फैट है ना, है ये फैट, चर्बी जिसे कहते हैं, जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और ये फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल CoA, और एसिटाइल CoA किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। ठीक है। अब देखो पहले ग्लूकोज बनना था कार्बोहाइड्रेट से, अब ग्लूकोज कहाँ से बन रहा है, फैट से। अब कहाँ से बन रहा है, फैटी एसिड से। और ये फैटी एसिड कैसे बनते हैं पता है, फैट से फैटी एसिड कैसे बनते हैं, एक एंजाइम होता है लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज, इसको एक्टिवेट, इंसुलिन इसको एक्टिवेट करता है। ठीक है ना। तो इनएक्टिव कर देता है, तो जिसकी वजह से ये एसिटाइल CoA नहीं बनता और ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ता। ये बात समझ आ गई कि नहीं आएगी। तो और इसी तरह अमाइनो एसिड की एंट्री को बढ़ा देता है और प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है, और प्रोटीन जो है ना वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होती, और अमाइनो एसिड अपना ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती। तो प्रोटीन भी तो नॉन कार्बोहाइड्रेट है ना। देखिए रोटी से है, ये है कार्बोहाइड्रेट, इससे ग्लूकोज बनेगी। प्रोटीन फैट है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, तो हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सोर्स इज नोन एज ग्लूकोजेनेसिस। क्या है नोन एज, ग्लूकोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का अमल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस का अमल। हाँ, तो फैटी एसिड कम बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, कम बनेंगे। प्रोटीन से अमाइनो एसिड ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, कम बनेगा। ठीक है ना। ये सारा कौन काम करता है, इंसुलिन। ठीक है। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस के अमल में ग्लूकोज नहीं बनेगा तो मेरे जिस्म में डेफिनेटली प्रोटीन भी बढ़ जाएगी और फैट भी बढ़ जाएगी और मेरा वजन भी बढ़ जाएगा और मेरी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब देखिए आप कहते हैं फैट मेटाबॉलिज्म। फैट में बस एक लाइन याद कर लेना, ये देखिए फैट, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ओके। और फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होते हैं, एसिटाइल CoA में। एसिटाइल CoA किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। क्लियर हो गया। देखिए फ्रॉम फैटी एसिड, फ्रॉम एक्सेस लीवर ग्लूकोज बाय एक्टिवेशन एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करके
हमारे जिस्म में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। फैटी एसिड आर यूटिलाइज फ्रॉम टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड बनने का अमल तेज हो जाता है एंड स्टोर इन द एडिपोजिशन, और वो एडिपोजिशन में स्टोर हो जाते हैं। इट इनहिबिट यानी कि जो ये फैट का था ना, ये फैट ग्लूकोज का फैट में बन जाना और फैट का ग्लूकोज में बनना कहलाता है हाइड्रोलाइज ऑफ फैट। तो इट इनहिबिट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट सेल बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम। और ये एंजाइम कौन करता था? लाइपेज। तो ये बाय इनहिबिटिंग द लाइपेज, ठीक है। अब प्रोटीन है, इट काज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ, अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द सेल। जब सेल के अंदर अमाइनो एसिड जाएंगे तो क्या होगा? इट प्रमोट द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन द राइबोसोम टू फॉर्म द न्यू प्रोटीन। न्यू प्रोटीन बढ़ जाएगी, किस वजह से? ट्रांसलेशन के अमल को बढ़ाने से। ट्रांसक्रिप्शन का अमल भी बढ़ जाएगा, उससे भी प्रोटीन बन जाए। प्रोटीन दो स्टेप में बनती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इन नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन क्या होता है? मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना, उसको क्या कहते हैं? अपना ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का अमल भी बढ़ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का अमल भी, किसकी वजह से? इंसुलिन की वजह से। तो जिसकी वजह से क्या होता है? आपका प्रोटीन भी बन जाती है। ये 3 अमल लिख रहा है। इट इनहिबिट, लेकिन ये रोक देता है रिवर्स को, देखिए कि प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए, इस अमल को रोक देता है। ये इंक्रीज कर देता है अमाइनो एसिड को प्रोटीन बनने में, लेकिन प्रोटीन को अमाइनो एसिड में नहीं बनने देता। इसे कहते हैं अपना प्रोटीन जब अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, इसे कहते हैं हाइड्रोलाइज ऑफ प्रोटीन। इसे कहते हैं हाइड्रोलाइज ऑफ प्रोटीन। इस अमल को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। इस अमल को क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म क्या बढ़ होगी जी? कम हो जाएगी, एनाबॉलिज्म बढ़ जाएगी। ग्लूकोनियोजिसिस का अमल भी कम हो जाएगा। फैट की एनाबॉलिज्म क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कैटाबॉलिज्म कम हो जाएगी। ग्लाइकोजन की एनाबॉलिज्म क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कैटाबॉलिज्म कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ना? अगर कैटाबॉलिज्म कम ज़्यादा हो जाएगी तो फिर तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट आवर इंसुलिन। इंसुलिन बहुत ही आसान है, बस समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से होगा, नहीं समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगा।